देखो भाई, कल पढ़ा था हमने बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन, जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन में हम जैव अणुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, इसके अलावा एंजाइम है, विटामिन्स है, हार्मोन्स हैं। तो कल कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लिया था कि 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, उनके महत्व के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बात करें तो हमने बताया था ये होते हैं एमिनो अम्लों के बने हुए बहुलक, मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड आपस में जुड़कर पहले पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्रम होता है। प्रोटीन नाम जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दिया था। ये ग्रीक शब्द प्रोटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, प्रोटियस का अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। क्वेश्चन आता है भाई कि ये किस ग्रीक शब्द से लिया गया, तो हमें बताना है कि भाई प्रोटियस नामक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। प्राथमिक महत्व का मतलब शरीर की वृद्धि और सुरक्षा में सहायक जो चीज़ होती है उसे प्राथमिक महत्व की चीज़ कहा जाता है। तो प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है, उसकी सुरक्षा में भी सहायक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये उच्च अणुभार के होते हैं, 10,000 से अधिक इनका अणुभार होता है, और वनस्पतियों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है तुलनाकृत जीवों के, जीव जंतुओं के। मतलब यदि हम वनस्पति ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा तुलनाकृत जीव जंतुओं को खाने से। नेक्स्ट है प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। ये सारे तत्व उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस भी पाया जाता है, कुछ में धातु भी होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। प्रोटीन सिंपली जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कि इनमें एक चीज़ तो कंपलसरी है, वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, प्रोटीन। अब देखो तुम्हें एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि कोई जीव होता है, उसको जलाते हैं, है ना, या वो सड़ने लग जाता है, तो एक विशेष प्रकार की बदबू आती है। विशेष प्रकार की बदबू नाइट्रोजन के कारण ही होती है, क्योंकि शरीर जो है वो पूरा प्रोटीन का बना हुआ है, तो वो जब जलेगा तो नाइट्रोजन जलेगा और उसकी स्मेल आती है हमें। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि एमिनो अम्ल पेप्टाइड बनाता है, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन। तो एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहते हैं। कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, 20 अमीनो अम्ल। नोट देख रहे हैं कि हमारे जो बाल हैं, नाखून हैं, मांसपेशियाँ हैं, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है वो भी बताना। एंजाइम है, हार्मोन है, ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, हमारे ही नहीं जानवरों के भी। ठीक है, एमिनो अम्लों की बात करें, एमिनो अम्ल का मतलब है जिसमें एमीन पार्ट भी होगा और अम्ल पार्ट भी होगा। मतलब एमीन कार्बोक्सिलिक एमीन क्रियात्मक समूह भी होगा और जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह भी होगा। 11th में था वही, एमीन क्रियात्मक समूह को NH2 से दर्शाते हैं और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह को COOH से दर्शाते हैं। तो दोनों क्रियात्मक समूह रखने वाला जो रासायनिक तत्व है, रासायनिक यौगिक है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो NH2, बीच में CH, R, COOH, कार्बन की श्रृंखला है। R जोड़िए, R का मतलब है एल्किल समूह की, कितने भी कार्बन की ये श्रृंखला हो सकती है। इसमें NH2 जो है चूँकि क्षारीय भाग है इसलिए प्रोटॉन ग्राही है, H+ को ग्रहण करने वाला है। और COOH जो है चूँकि वो अम्लीय भाग है इसलिए प्रोटॉन दाता है, मतलब H+ को देने वाला समूह है। हम जानते हैं लुईस की अवधारणा भी हमने पढ़ी है, हमने आर्रेनियस की अवधारणा भी पढ़ी है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की अवधारणा भी पढ़ी है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने ये बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, H+ को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो H+ को त्यागते हैं या H+ देने का काम करते हैं, प्रोटॉन देने का काम करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्लों में ये क्षारीय भाग है और ये अम्लीय भाग है, दोनों प्रकार की प्रकृति रखने वाला ये भाग है। ये बीच में कॉमन भाग रखा है, R है, हमारी कार्बन की श्रृंखला है, कितनी भी लंबी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बन जाएंगे। अब देखो आगे पढ़ रहे हैं एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो एमिनो अम्लों का वर्गीकरण के लिए हमने बोला है कि एमिनो अम्ल टोटल 20 होते हैं और संश्लेषण के आधार पर, कि इनका संश्लेषण कहाँ होता है, इस आधार पर जो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। तो आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं, जिन्हें भोजन के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, भोजन है, भोजन में अपने सब्जियां हैं, फल हैं, उनसे अपन लेते हैं इसको। अनावश्यक जो बॉडी में ही संश्लेषित होते हैं, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो ये लिखा हुआ है, इन्हें तो बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इन्हें बाह्य स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो आवश्यक अमीनो अम्ल जो है उसकी हम ट्रिक बताएंगे। 10 तो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 ही अनावश्यक हैं। तो आवश्यक याद होना जरूरी है। ट्रिक है TB
मिल पाथ, ठीक है, TBMILL मिल PATH पाथ। T4 है ट्रिप्टोफेन, V4 है वेलिन, M4 है मिथियोनिन, I4 है आइसोल्यूसिन, L4 है ल्यूसिन, L4 है लाइसिन, P4 है फेनिलएलेनिन, A4 है आर्जिनिन, T4 है थ्रियोनिन, H4 है हिस्टिडिन। तो ये टोटल 10 हो गए, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडिन। तो ये 10 आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अनावश्यक में हम कुछ ऐसे ही याद रख लेंगे, बाई चांस आ जाता है तो तुम तो सिंपली ये याद रखना कि इन 10 के अलावा जो भी हैं वो क्या हैं, अनावश्यक हैं। फिर भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से अमीनो अम्ल हैं जिनके नाम के पीछे अम्ल लगता है या जिन्हें सीधा सीधा हम अम्ल कहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के नाम लिख दिए, सिस्टीन है और मिथियोनिन है। तो सिस्टीन तो अनावश्यक में आ गया, मिथियोनिन अभी हमने पढ़ा था, ये रहा मिथियोनिन आवश्यक में आ गया। तो दोनों में सल्फर पाया जाता है। अब देखो पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन की बात करें, कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, कैसे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। तो देखो हमने यहाँ पे एक तो अमीनो अम्ल ये ले रखा, एक अमीनो अम्ल ये ले रखा, NH2Cr C++OH मतलब COOH, NH2Cr C++OH मतलब COOH। तो दो ले लिए, कोई भी हो सकते हैं क्योंकि R समूह लगाए तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी प्लस लगा रखा है, यहाँ भी प्लस लगा रखा है कि मतलब आगे भी अमीनो अम्ल है और इधर भी अमीनो अम्ल है। तो हम बात करें कि COOH से तो हमेशा OH समूह निकल जाएगा और NH2 से हमेशा H समूह निकल जाएगा। जैसे यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकला तो C++O को सीधा हमने लिख लिया। NH2 का एक हाइड्रोजन चला गया, एक तो बचा है ना, तो NH हमने यहाँ लिख दिया। फिर Cr को उतार लिया, फिर C++O को उतार लिया। सेम यहाँ पर OH चला गया, C++O उतार लिया, Cr उतार लिया। अब देखो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन कम क्यों किया? क्योंकि प्लस दिखा रखा है कि आगे अभिक्रिया चल रही है। एक हाइड्रोजन यहाँ भी NH के पास कम हुआ था तो यहाँ भी हो गया तो NH आ गया। यहाँ COOH के पास OH कम हुआ था, यहाँ भी आगे अभिक्रिया होगी तो कम हो जाएगा, तो यहाँ से भी OH हटा दिया। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को कंटिन्यू करते दिखाए, N दिखा दिया है यहाँ पे। अब जहाँ से अपना जल का अणु निकला है वहाँ C++O और NH के मध्य जो बंध बनता है उस बंध को क्या कह देते हैं? पेप्टाइड बंध। कि दो अमीनो अम्लों के मध्य अभिक्रिया जब कराई जाती है तो जल का अणु निकलता है और जो बंध बनता है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड को देखें तो अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रा और पॉली। डाई का मतलब है 2 अमीनो अम्ल जुड़ के जो बनाएंगे वो डाईपेप्टाइड, 3 अमीनो अम्ल जुड़ के बनाएंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 अमीनो अम्ल जुड़ के बनाएंगे टेट्रापेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल जुड़कर बनाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड का जो अनुभार होता है 10,000 से अधिक होता है, उसे ही हम आगे जाके प्रोटीन कहते हैं। तो 10 से अधिक अमीनो अम्ल जुड़कर जब पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं वो आगे जाके प्रोटीन बनता है। तो उच्च अणुभार वाले जो पेप्टाइड होते हैं जिसमें 100 या अधिक अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो उच्च अणुभार वाले पेप्टाइड जिनमें 100 या अधिक अमीनो अम्ल मतलब 100 या अधिक ही जोड़ने चाहिए तभी प्रोटीन बनेगा। तो देखो हमने सिंपली बंध बना दिया है। यदि हमसे कोई बोले कि पेप्टाइड बंध को दर्शाइए तो यहाँ पे N लगा दिया है, मतलब कितने भी अमीनो अम्ल हो सकते हैं। NH2 CHR C++OH N NH2 का ये हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया हमने, CHR C++OH। पहले हम देख चुके हैं, इसका OH निकलता है, इसका एक हाइड्रोजन निकलता है। चूँकि N संख्या में है इसलिए NH2 निकल गए। इन दोनों के मध्य जो बंध बना है ये बना बंध, इसको पेप्टाइड बंध कह दिया। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये दिखा दिया, यहाँ से OH निकलेगा तो ये दिखा दिया। ये नाइट्रोजन का सिरा है, ये कार्बन का सिरा है। तो क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बंध कैसे बनता है अमीनो अम्लों के मध्य, तो हमें ये सारी अभिक्रिया इसमें दिखानी है। जल का अणु निकालना है, COOH का OH निकालना है और NH2 का एक हाइड्रोजन निकालना है। अब प्रोटीन की महत्व की बात करें, बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं, संयोजी मतलब जोड़ने वाले जो चीज़ें जो हमारी जोड़ के रख रहे हैं चीज़ें, उनमें कोलेजन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में मसल्स में मायोसिन प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी में एंजाइम निर्माण करता है प्रोटीन जो शरीर को संक्रमण से बचाता है। हमारे शरीर में हार्मोन निर्माण करता है जो शरीर की उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएँ हैं कि जो बड़े अणु हैं छोटे अणु में टूटे और छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु बनाए, उन्हें हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। उसमें भी नियंत्रण करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का निर्माण भी प्रोटीन से होता है। इसमें आयरन होता है और प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। अब देखो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि हीमोग्लोबिन में एक तो प्रोटीन कौन सा होता है
और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, मुख्य कार्य का है। ये इसमें एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होते हैं जो शरीर को बीमारियों से रक्षा करते हैं। मतलब जो हम एंटीबायोटिक बाहर से लेते हैं ना, इसके अलावा हमारी बॉडी में भी एंटीबायोटिक बनते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, और ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। तो ये पूरा हमने प्रोटीन पढ़ लिया है। कल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, आज हमने प्रोटीन पढ़ लिया है, फिर एंजाइम पढ़ेंगे, फिर लिपिड पढ़ेंगे हम, फिर विटामिन्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। यदि समझ में आ जाता है तो आसानी से तुम मार्क्स इसमें ला सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डालना। बाकी थैंक यू।